गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर क्या हो गया बेटा 15, और इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर क्या हो गया बेटा 3rd। प्रीवियस लेक्चर में डील किए थे कि व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसी भी मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल का अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है बेटा तो उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। प्रीवियस क्लास में 2 केस करा चुके थे। केस 1 में क्या था बेटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। आप देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना आ रहा सर, 0 आ रहा। इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स दैट वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। मीन्स ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर जाएगा, जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स 0 है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये किसी भी तरीका से पार्टिकल को डिविएट ही नहीं कर पाएगा, ना ये घुमा पाएगा, उसका डायरेक्शन कभी चेंज कर ही नहीं पाएगा। इसलिए इसका ट्रेजेक्ट्री क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है, जहां जाना है वहां चला जाए बेटा। सेकंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाए थे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये थीटा किसके किसके बीच में है बेटा, बी एंड वी के बीच में। किसके बीच में है सर, बी एंड वी के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में हो गया। तो थीटा 90 डिग्री हो गया बी एंड वी के बीच में। यहां पे ट्रेजेक्ट्री क्या आ गया था बेटा, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और याद है ना आर इज इक्वल टू क्या हो गया था, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। वहां पे स्मॉल आर लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। एम वी को क्या लिख दिए थे बेटा, मोमेंटम डिवाइडेड बाई क्यू बी। मोमेंटम को क्या लिख दिए थे बेटा, √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या कर दिए थे, 2mq इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v डिवाइडेड बाई क्यू बी। अंदर भी ले जा सकते हैं बेटा। और टाइम पीरियड कितना हो गया था, टाइम पीरियड सर, टाइम पीरियड क्या होता है, कितना डिस्टेंस मूव कर रहा। इट मीन्स दैट 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी, जो कि बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन निकला था कि टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, वेलोसिटी से आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, यस सर। टाइम पीरियड वेलोसिटी से, यहाँ पे इसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाले थे 1 बाई टाइम पीरियड, ओमेगा निकाले थे 2π फ्रीक्वेंसी। लेकिन बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन क्या आया था, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये वेलोसिटी से क्या हो जाता है बेटा, इंडिपेंडेंट हो जाता है। आप स्पीड तेज करिए, स्पीड कम करिए, वो जो आपका टाइम पीरियड लगना है वो टाइम पीरियड लगेगा। आपके फेंकने के स्पीड पे वो डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड। और उसके बाद वो भी बताए थे बेटा कि t इज इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये 2π एंगल में, 2π एंगल मूव करने में जो, मतलब 2π एंगल रोटेट करने में जो टाइम लगा वो लगा 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। हम आपको बताए थे यूनिट एंगल में कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई क्यू बी। और किसी थीटा एंगल में कितना हो जाएगा बेटा, m डिवाइडेड बाई क्यू बी इंटू थीटा। नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे बेटा जहां पे इस फॉर्मूला का काफी यूज होगा कि थीटा एंगल कवर्ड करने में कितना टाइम लगा, m डिवाइडेड बाई क्यू बी इंटू थीटा। अब सोचो पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे आप किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं, वो पार्टिकल तो आराम से बेटा सर्कुलर मोशन में मूव कर जा रहा। लेकिन हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का इतना बड़ा रीजन ना हो, मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ इतना छोटा सा रीजन हो। अगर छोटा सा रीजन होगा बेटा तो क्या उसको पूरा सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं है सर। वो वेलोसिटी में आया, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे इंटर हुआ उसका डायरेक्शन घूमा, लेकिन जैसे ये सोच रहा घूम करके जाए वो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया और वो पार्टिकल फिर कहां निकल गया, स्ट्रेट लाइन में। इसके बाद वाला में दिखाएंगे बेटा किस तरीका से डिफ्लेक्शन होता है अगर प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड उसका ना हो तो। मींस प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, आराम से ये घूम रहा, लेकिन इतना छोटा ही रीजन है मैग्नेटिक फील्ड, तो इतने ही मैग्नेटिक फील्ड में तो वो चार्ज पार्टिकल को घुमा पाएगा। तो उसी हिसाब से टाइम पीरियड पे बड़ा बेस्ट न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ठीक है। चलिए लगता है डस्टर कहीं चला गया, शिट। चलिए देखते हैं बेटा। अब ये तो प्रीवियस लेक्चर का था, यस सर, ये सर प्रीवियस लेक्चर का था, ये प्रीवियस लेक्चर का हो गया आपका। चलिए अब इस लेक्चर में क्या कराएंगे सर, इस लेक्चर में कराएंगे कि अगर आपका थीटा जो है 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री
से अगर अलग है, मतलब कोई भी एंगल थीटा पे है, तब क्या करेंगे? मीन्स अब आपका एंगल 0 180 डिग्री जो कि आप देख लिए स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, 90 डिग्री आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अगर ये तीनों एंगल छोड़ करके हो तो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, मतलब इस वे में अगर आ जाए तो क्या होगा? अब इसको समझिएगा बेटा, ये थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझाने का पूरा कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में है, मतलब आप देख लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए देखो बेटा 3 कर दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एकदम भर भर के दे दिए बेटा। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। और वेलोसिटी ये हो गया बेटा वाई डायरेक्शन, ये तो हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। इट मीन्स दैट ये एक्स, ये वाई, आप यहाँ पे अगर देखना पा रहे हो बेटा, तो ये x हो गया, ये y हो गया और ये आपका क्या हो गया बेटा? z डायरेक्शन हो गया। उसी चीज को हम यहाँ पे किए हैं, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन और ये परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? z डायरेक्शन हो गया। समझते जाओगे बेटा। तो x डायरेक्शन में क्या हो गया आपका? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और वेलोसिटी क्या अगर y में होता, अगर वेलोसिटी अगर y में होता तो b और v परपेंडिकुलर हो जाता, ये तो सर 90 डिग्री का केस हो जाता। अगर v इसी डायरेक्शन में x हो जाता तो ये इसका केस हो जाता, 0 और 180 डिग्री वाला केस हो जाता। लेकिन यहाँ पे b और v के बीच में कुछ एंगल है। एंगल कितना है सर? थीटा एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये V के साथ B एंगल बना रहा, V इज एंगल थीटा विथ B वेक्टर, मतलब V वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एक एंगल है जो कि है थीटा। अच्छा बेटा, अगर ये V वेक्टर हो गया तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर? V cos थीटा। अगर ये V वेक्टर हो गया तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? V cos थीटा और इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? V sin थीटा। सर एकदम क्लियर है, देखिए ना, ये V वेक्टर का कंपोनेंट V cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया? V sin थीटा। मतलब सर यहाँ पे V वेक्टर 2 में तोड़ दिए, एक हो गया V cos थीटा और V क्या हो गया बेटा? sin थीटा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो V cos थीटा और B ये किस डायरेक्शन में आ गया? x डायरेक्शन में। तो एलोंग x में क्या हो गया बेटा? V cos थीटा पैरेलल हो गया B वेक्टर का। इट मीन्स दैट यहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0 डिग्री हो गया। किसके लिए 0 डिग्री हो गया? V cos थीटा और B के लिए हो गया 0 डिग्री। आप साफ समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, ये V sin थीटा, ये V sin थीटा, अब आगे सुनना बेटा, V sin थीटा और B वेक्टर क्या हो गया? आपस में परपेंडिकुलर हो गया। V sin थीटा और B आपस में क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। इट मीन्स दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब आप ही बताओ बेटा, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 90 डिग्री होता है सर, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा या नहीं आएगा? यस सर, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा आ जाएगा। हम यहाँ पे पूछा जा सकता है रेडियस कितना होगा? सर रेडियस कितना होगा वो भी आ जाएगा। क्या होता था बेटा? एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। लेकिन कौन सा v? याद है ना, r के साथ ये 90 डिग्री वाला जो केस था बेटा, यहां पे क्या था 90 डिग्री वाला केस में कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब सर अगर ये b वेक्टर लेंगे तो ये v sin थीटा ये मिलकर के आपका क्या बना देगा बेटा? रेडियस। तो v नहीं होगा, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? v sin थीटा। कुछ समझ में आया? हम बताना ये चाह रहे, देखिए बेटा आराम से समझिएगा, ये v sin थीटा और ये b वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया बेटा। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया। ये v sin थीटा किस में चला गया? y में। और x डायरेक्शन में क्या हो गया? b वेक्टर। तो bx और y में v sin थीटा, x में v। तो बताओ तो बेटा, अगर ऐसा 90 डिग्री का केस होगा तो ये कौन सा मोशन बनाता है? अभी जस्ट बताए थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या होता है? mv डिवाइडेड बाई qb। तो सर v में कौन सा कंपोनेंट लेंगे? परपेंडिकुलर वाला लेंगे ना बेटा, परपेंडिकुलर वाला लेंगे। तो b और v sin थीटा आपस में परपेंडिकुलर है, तो रेडियस कितना हो गया? mv sin थीटा डिवाइडेड बाई qb। और ये कौन सा मोशन बनाएगा? परपेंडिकुलर मोशन बनाएगा। समझने का कोशिश करिए बेटा, फिर से समझा रहे हैं। ये v sin थीटा
और ये बी, ये आपस में सर्कुलर मोशन बनाएगा। और ये v cos थीटा और b, चूंकि यहां पे थीटा बराबर 0 डिग्री था तो ये कैसा ट्रेजेक्ट्री देगा बेटा, स्ट्रेट लाइन देगा। v बराबर क्या दे देगा बेटा, कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये मूव करेगा। किस डायरेक्शन में सर, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन होगा। और ये v sin थीटा और b क्या बना देगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर क्लियर हो गया। अब लेकिन सर ये वाला कैसे आप सर्किल बनाए हैं, ये थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। अभी आपको देखिए बेटा थोड़ा सा 3D में, v sin थीटा और b, ये तो क्लियर हो गया कि ये v sin थीटा हो गया और ये b हो गया। v sin थीटा कहां हो गया बेटा, सर ऊपर के तरफ। v sin थीटा क्या हो गया सर, ऊपर के तरफ, ऊपर के तरफ हो गया। अब इसको घुमाना है b के तरफ। फोर्स बराबर क्या होता है बेटा, F बराबर क्या होता है, Q V क्रॉस B। अभी हम देख रहे हैं कि फोर्स किधर एग्जर्ट करेगा, फोर्स किधर एग्जर्ट करेगा, तो V क्रॉस B। अगर 90 डिग्री वाला जो केस हो गया बेटा, V साइन थीटा और B, जो इससे पहले आपको समझाए थे ना कल, NCC NDA, जो निगेटिव चार्ज क्रॉस में अगर जाएगा तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो सारा का सारा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दिखाए थे। तो वही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जानना चाह रहे हैं। और वो भी पता है क्यों जानना चाह रहे हैं, ताकि हम देखना चाह रहे हैं कि मेरा सेंटर किधर आएगा। सर्कुलर मोशन तो बन जाएगा सर, सर्कुलर मोशन तो ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। सर सर्कुलर मोशन किस प्लेन में बनेगा और उसका सेंटर किधर आएगा, हम इस पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो v sin थीटा तो ऊपर है बेटा, और b के तरफ घुमाना है, मतलब x के तरफ घुमाना है। ये v sin थीटा और इधर b, तो v sin थीटा ऊपर है बेटा, b के तरफ घुमा रहे हैं। देखिए v sin थीटा और b के तरफ घुमाइएगा तो अंगूठा कहां चला गया, अंदर के तरफ। इट मींस दैट कि सर जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स आपका क्रॉस में लग रहा है कि नहीं, समझने का कोशिश करिए। v sin थीटा और b ऐसे जाइएगा तो मैग्नेटिक फोर्स कहां चला गया सर, मैग्नेटिक फोर्स अंदर में चला गया। इट मींस दैट जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड होगा। इट मींस दैट सेंटर भी आपका किधर होगा सर, इसी साइड होगा, क्रॉस के साइड में होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जिधर जाएगा सेंटर आपका उधर ही होगा। क्यों, चूंकि यही तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। यही तो मैग्नेटिक फोर्स, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहे तो यही तो आपका काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स के तरह। तो आप बताइए v sin थीटा b, मतलब सर फोर्स चला गया अंदर के तरफ। इट मींस दैट अगर फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स अंदर के तरफ है, मींस पक्की बात है कि सेंटर भी आपका अंदर के तरफ होगा। सर समझ में आ गया, v sin थीटा b अंदर के तरफ। तो देखो बेटा, अगर अंदर के तरफ सेंटर है और मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा, इट मींस दैट ये जो सर्कुलर मोशन बनेगा ये बनेगा बेटा। देखते जाइए, देखते जाइए, देखो बेटा, v sin थीटा b सेंटर अंदर के तरफ, मैग्नेटिक फोर्स अंदर के तरफ। तो अगर सेंटर अंदर के तरफ है, सेंटर बोर्ड के अंदर में है, तो बताओ तो बेटा सेंटर अंदर में है। ये देखिए निप देखिए, सेंटर अंदर में है और फोर्स इधर ही लग रहा। इट मींस दैट मोशन तो यही होगा कि नहीं, देखिए 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 देखिए, मोशन तो यही होगा कि नहीं। फिर से समझाए, देखिए बेटा सेंटर, ये वाला सेंटर है, ये वाला सेंटर है, जल्दी देखिए, ये वाला आपका सेंटर है, सेंटर अंदर के तरफ, मैग्नेटिक फोर्स अंदर के तरफ। अब ये जो सर्कुलर मोशन होगा ये सेंटर के अबाउट होगा। ये देखिए तो ये सर अब समझ में आ गया। सर ये वाला बताइए बेटा, मोशन कौन सा डायरेक्शन में हो रहा, सर मोशन प्लेन में होगा। और कौन से प्लेन में होगा, ये वाले प्लेन में होगा, ये वाले प्लेन में होगा, ये वाले प्लेन में होगा। देख लीजिए ना, क्योंकि सेंटर आपका अंदर गया तो यही सर्कुलर मोशन कराएगा, यही सर्कुलर मोशन कराएगा। और ये वाले प्लेन का नाम क्या होगा, इधर x है, इधर y है, इधर z है, तो ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा सर, y और ये z। देखिए सर y और z से कट कर रहा, ये y, ये x, ये z, तो ये y z ऐसे कर रहे हैं। तो देखो तो बेटा, एक y एक्सिस को कट किया और एक z एक्सिस को कट किया। मींस ये कौन सा प्लेन में आ गया सर, सर ये yz प्लेन में आ गया। इट मींस दैट yz प्लेन में ही आपका क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। क्लियर हो गया। मींस सर अब बात समझ में आ गया सर कि एलोंग एक्स डायरेक्शन में आपका चूंकि v cos थीटा b के पैरेलल हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो v बराबर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब सर v cos थीटा और b ये कैसे
मूव करेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, v cos थीटा b आगे की तरफ बढ़ाएगा। लेकिन ये yz प्लेन में v sin थीटा और b ये करेगा सर्कुलर मोशन, ये करेगा सर्कुलर मोशन। अब सोचो बेटा, दो मोशन एक साथ है, ये चाह रहा v sin थीटा और b, ये क्या चाह रहा v sin थीटा और b ये चाह रहा कि हम सर्कुलर मोशन करें। करो सर्कुलर मोशन, कर रहा सर्कुलर मोशन। लेकिन ये v cos थीटा क्या चाह रहा कि हम उसको आगे बढ़ा दे। अब बताइए पाथ कैसा होगा। ये वाला चाह रहा v sin थीटा और b कि हम सर्कुलर मोशन करें, ये सर्कुलर मोशन कर रहा, चाह रहा क्या, दोनों का दोनों सर्कुलर मोशन कर रहा। लेकिन v cos थीटा उसको आगे की तरफ बढ़ा रहा। तो देखो बेटा, पॉइंट को देखिए, ऐसे करके ये सर्कुलर मोशन आया, लेकिन ये जैसे आना चाह रहा ये v cos थीटा अपने तरफ खींच रहा। तो कोई बात समझो कि ये सर्कुलर मोशन है। देखो बेटा, ये वाला पॉइंट से इस वाले पॉइंट से ऐसे करके ये घूमना चाह रहा था, लेकिन v cos थीटा इसको आगे बढ़ा देगा। मतलब सर ये ऐसे करके यहां पे ना पहुंच करके यहां पे पहुंच जाएगा। देखो सर्कुलर मोशन तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट यहां पे नहीं आएगा। देखिए बेटा, यहां से चला ऐसे करके एग्जैक्ट यहां पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि v cos थीटा और b क्या चाह रहा कि हम आगे बढ़ा दे। तो ये ऐसे जाएगा, फिर हल्का सजा के जाते 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 यहां पर आ जाएगा। इतना ज्यादा नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा है कि ये पाथ कैसा हो जाएगा। ये इस तरीका से पाथ होगा। सर्कुलर मोशन तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा टेपर टाइप का करेगा। क्यों? क्योंकि ये v cos थीटा उसको हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। ये ऐसे आकर के एग्जैक्ट यहां पे नहीं पहुंचेगा, वो तब पहुंचता जब v cos थीटा नहीं होता। तब ये v cos थीटा और b इसको क्या करेगा बेटा, आगे के डायरेक्शन में मूव करा देगा। मतलब ये आया सर्कुलर मोशन करके, ये यहां पर आ गया। सब क्लियर हो गया? आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि ये वाला पाथ कैसे बनाया है। और इसी पाथ को क्या बोलते हैं बेटा, हेलिकल पाथ। स्प्रिंग वाला पाथ स्पाइरल पाथ या हेलिकल पाथ, और या इसको हेलिक्स पाथ बोलते हैं। सर समझ में आ गया? स्प्रिंग टाइप का होता है। स्प्रिंग का भी गोला को देखिएगा तो क्या सेम आकर के यहाँ पे रिपीट करता है? नहीं सर, ये अगर उस सेंटर को देखेंगे तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो देखो बेटा, ये ऐसे करके चला, ये वाईजेड प्लेन में, ये इस वाईजेड प्लेन हम कैसे बनाएंगे? जेड प्लेन तो हम बना नहीं पाएंगे। तो जेड प्लेन बनाने का तरीका यही होता है कि सर ये वाला देखिए सर्कुलर मोशन किया वाईजेड प्लेन में, लेकिन एग्जैक्ट वहां पे ना आकर के यहां पर आ गया, फिर यहां पे चला 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 यहां पे ना आकर के यहां पे आ गया। मतलब सर ये पॉइंट एग्जैक्टली आकर के ओवरलैप कर जाना चाहिए था, लेकिन ओवरलैप नहीं किया। क्यों? क्योंकि v cos थीटा आ गया था। तो बेटा वो पॉइंट वहीं पर आकर के ओवरलैप नहीं किया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। वो जो थोड़ा सा आगे बढ़ गया बेटा, उसी को बोलते हैं पिच। इसी का नाम है पिच। आप स्क्रू गेज में पढ़े होंगे बेटा वहां ये वाला चीज कि पिच क्या होता है। पिच क्या होता है बेटा? हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड। मतलब ये एग्जैक्ट आकर के यहां पे नहीं आया। अगर यहां पे एग्जैक्ट आ जाता तो इसका पिच क्या हो जाता है? 0। लेकिन सर ये यहां पे ना आकर के ये यहां पर आ गया, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? पिच। पिच क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, या डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जा रहा है ना, डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट साइकिल। यहां पे चला, एग्जैक्ट यहां पे नहीं आया। एग्जैक्ट अगर यहां पे आ जाता तो पिच का कोई नामो निशान नहीं होता। ये यहां पे चला, यहां पर आ गया सर, फिर यहां चला, फिर यहां पे आ गया, फिर यहां चला, फिर यहां पे आ गया। तो वही बेटा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू पिच। तो आप ही बताओ बेटा, पिच के लिए कौन सा पिच मतलब दूरी। पिच मतलब सिंपल सा बात है कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। एस बराबर क्या होता है बेटा? एस बराबर क्या होता है? वीटी। तो एस मतलब पिच, पिच भी तो एक तरह का डिस्टेंस ही है ना, तो ये वेलोसिटी होगा। अब आप ही बताओ कौन सा वेलोसिटी ले? v ले, v sin थीटा ले, v cos थीटा ले। सर v वेक्टर तो पहले ही खत्म हो चुका था, इसका दो कंपोनेंट तो आप ले ही लिए, v cos थीटा और v sin थीटा। ये भाई साहब रोटेट करा रहा सर्कुलर मोशन में वाईजेड प्लेन में, यही तो है जो कि पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो कौन सा वेलोसिटी ले लेंगे? v cos थीटा। और टाइम में कौन सा टाइम लेंगे? वन टाइम पीरियड। और एक टाइम पीरियड आपको पता है होता है कितना होता है? v cos थीटा इंटू 2πm डिवाइडेड बाई q इंटू b। मतलब सर पिच का जो फॉर्मूला आ गया, पिच का फॉर्मूला आ गया v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड।
2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। पिच होता ही है हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड या डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट साइकिल, इसी को बोलते हैं बेटा पिच। हमको लगता है पूरा का पूरा सिनेरियो आपके सामने क्लियर कर दिए कि हेलिकल पाथ कैसे बनता है। हेलिकल पाथ तभी बनेगा जब एक सर्कुलर मोशन कराए और दूसरा स्ट्रेट लाइन मोशन कराए। स्ट्रेट लाइन मोशन में आगे बढ़ाते जाएगा और सर्कुलर मोशन अपने हिसाब से करते जाएगा। लेकिन पिच वाला जो कॉन्सेप्ट आया, इस मींस दैट वो वहीं पर आकर के ओवरलैप नहीं किया। ओवरलैप तब करता जब v cos थीटा 0 हो जाता। ये यहां गया और यहां पे आ गया। आई थिंक सारी बातें हमने डिस्कस कर दिया। रेडियस का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, mv sin थीटा डिवाइडेड बाई क्यूबी। पिच का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, शायद कट तो नहीं रहा होगा ना। पिच का फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, क्या बताए, v cos थीटा, नहीं सब ठीक है, 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यूबी। क्लियर हो रहा बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा हम कर दिए। तो यहां पे क्या बोलेंगे, ड्यू टू v साइन थीटा पार्टिकल हैज अ सर्कुलर मोशन। पार्टिकल क्या कर देगा बेटा, सर्कुलर मोशन करेगा, और v cos थीटा के कारण ये क्या करेगा, हॉरिजेंटल मोशन करेगा। तो याद रखिएगा, बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे यहाँ पे कि मैग्नेट, या बस ये याद रखने वाली बात क्या है, चूंकि ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे बेटा। अभी याद रखने वाला बात क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग में वेलोसिटी हो गया उसका काम होगा आगे बढ़ाना, और जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा उसका काम है सर्कुलर मोशन कराना। तो सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा b के साथ जो v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो लेंगे। पिच का रिलेशन होगा b का पैरेलल वाले के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, वही सब लिख दिया बेटा। v cos थीटा कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन मोशन, और ये v sin थीटा क्या करेगा, विल चेंज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन ओनली। क्योंकि वो क्या काम करेगा, ना वेलोसिटी को बढ़ाएगा ना घटाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कराएगा। लेकिन किस प्लेन में, इस बात को जरूर पकड़ना। कई बच्चे को लग रहा होगा कि हाँ सर सर्कुलर मोशन तो कराएगा, बेटा प्लेन आपको पकड़ना पड़ेगा। और प्लेन पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या बता दिए कि v sin थीटा और b का डायरेक्शन निकाल करके आप फोर्स देख लो, मतलब इसका और इसका आप देख लिए फोर्स किधर में है। क्योंकि हम ये बताए ना, हो सकता है वेलोसिटी इधर दे दे इधर दे दे, तो आपको कैसे सर्कुलर मोशन बनाना है, सबसे पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से आप देख लीजिए सेंटर किधर जा रहा। जिधर फोर्स जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, उधर ही सेंटर बनेगा, और वो सेंटर्स को ऐसे करके चारों तरफ घुमा दो। किस प्लेन में आ रहा, क्या आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा। इसीलिए हम इतना टाइम दिए। हमेशा आपका XYZ प्लेन ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में प्लेन चेंज कर देगा। बस आपसे ये पूछेगा कि रेडियस क्या होता है, तो रेडियस आपको ये देखना पड़ेगा कि किस प्लेन में सर्कुलर मोशन बना रहा, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला बना रहा, वही वेलोसिटी का आप कंपोनेंट रखिएगा। सर सारी बातें समझ में आ गई, चलिए बेटा बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई। तो अब हम लोग थोड़ा चलेंगे न्यूमेरिकल के तरफ। आइए बेटा न्यूमेरिकल के तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखिए स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल बेटा, वहां पे न्यूमेरिकल है 3 चार्ज पार्टिकल। 3 चार्ज पार्टिकल, आइए आ जाओ बेटा। 3 चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फिर से बोल रहा है बेटा, थोड़ा सा कंक्लूजन कुछ नहीं करेंगे बेटा। थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री अगर रहा तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है 0, एक्सेलरेशन हो जाता है 0, और वेलोसिटी हो जाता है कांस्टेंट। और ये कौन सा पाथ होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन, यही हो जाता है ट्राइजेक्टरी। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहा बेटा, थीटा 90 डिग्री रहा तो मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे होगा, सब कुछ होगा। जो कि रेडियस जो सबसे इंपॉर्टेंट है mv डिवाइडेड बाई क्यू बी। यहाँ पे क्या बोले थे बेटा, मोमेंटम डिवाइडेड बाई क्यू बी। यहाँ पे क्या था, 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी। उसके बाद क्या था बेटा, √2m काइनेटिक एनर्जी के जगह पे q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई क्यू बी। और अगर आप इसको अंदर ही लेके जाना चाहते हो, अगर आप इसको अंदर लेके जाना चाहते हो तो 2m इंटू वी, ये तो रहेगा बेटा। अंदर जब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, और एक क्यू से कट जाएगा q, और ये हो जाएगा b स्क्वायर।
मत भूलना बेटा इस फार्मूला को। इस फार्मूला पे 3-4 क्वेश्चन अभी कराएंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो गया सर? टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया 2πm डिवाइडेड बाई QB, और कुछ नहीं। ये ध्यान रखना कि टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या हो गया बेटा दूसरा कंक्लूजन। इसका ट्रेजेक्ट्री क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और थीटा बराबर 0, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, अगर इसको छोड़ करके अदर देन अगर हो गया तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो होता है बेटा हेलिकल या हेलिक्स। रेडियस कितना हो जाता है सर? रेडियस बराबर हो जाता है v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि b के साथ है, b के साथ v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। टाइम पीरियड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, टाइम पीरियड तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका तो वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा बेटा पिच का, और पिच बराबर क्या हो जाएगा v पैरेलल कंपोनेंट। v पैरेलल कंपोनेंट हमको नहीं पता है कि v cos थीटा है, v sin थीटा है। आप इस वे में लिखे कि चलो थीटा हो सकता है अदर उधर से कर देता है, थीटा हो सकता है अगर मान लेते हैं ये जो v किए हैं बेटा, ये जो v था, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, अगर थीटा ऐसे हो जाता तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है v sin थीटा। अब देखो तो बेटा पिच कौन सा बनाएगा, v sin थीटा बनाएगा। सर्कुलर मोशन कौन कराएगा, v cos थीटा। इसीलिए sin cos कभी नहीं रटना चाहिए, वो तो थीटा तुरंत घुमा देगा एग्जाम में। इसीलिए देखिए क्या लिखे, v परपेंडिकुलर, क्या लिखे हैं v पैरेलल। अच्छा टाइम पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है, 2πm डिवाइडेड बाई QB, क्योंकि एक चक्कर पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा और एक टाइम पीरियड लगाने के लिए 2πm डिवाइडेड बाई QB होता है। ये सर पूरा का पूरा सर आपने कंक्लूजन दे दिया, यहाँ पे पूरा का पूरा बेटा आपको हम कंक्लूजन दे दिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन आ जाओ बेटा। 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल। लो बेटा फिर से एक आपको कंक्लूजन दे रहे हैं, फिर से आपको एक कंक्लूजन दे रहे हैं, फिर से समझिएगा बेटा। अगर आपके पास प्रोटॉन रहा, तो प्रोटॉन का मास कितना लेंगे चलेंगे बेटा, प्रोटॉन का मास है m, तो चार्ज है आपका q। अगर आपके पास ड्यूट्रॉन रहा, तो ड्यूट्रॉन का मास 2m और चार्ज q। अगर आपके पास अल्फा पार्टिकल रहा 4m मास और 2q चार्ज। समझ में आ रहा है ना, प्रोटॉन ये सब आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। प्रोटॉन का मास अगर m रखे, चार्ज q रखे, तो ड्यूट्रॉन क्या हो जाता है 2m और चार्ज तो सेम रहता है। हाइड्रोजन वाला ही तो आइसोटोप्स वगैरह है ना सब। ये अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, 4 मास कर दो और 2 क्या कर दो चार्ज। न्यूट्रॉन रहा तो सर इसका मास m रखेंगे, चार्ज क्या रख देंगे 0। अगर ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये सारा क्वेश्चन आराम से निकलेगा बेटा। हम बार बार आपको नहीं समझाएंगे। प्रोटॉन mq, ड्यूट्रॉन 2mq, अल्फा पार्टिकल 4m और ये 2q। न्यूट्रॉन क्या हो गया बेटा, सर न्यूट्रॉन हो गया आपका मास m और ये चार्ज क्या हो गया आपका 0। अगर आपको पता होगा बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में कौन ज्यादा होता है, सर मास ऑफ प्रोटॉन होता है। क्यों, चूंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ये कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो सर कितना गुना ज्यादा होता है, ये आइडिया है कुछ याद है बेटा, 1835 पॉइंट समथिंग होता है। ये इतना टाइम्स हेवियर होता है मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। मींस मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1835 समथिंग टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कई लोग ले लेते हैं बेटा 1836 मींस मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह कई जगह हम बुक में देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं बेटा 1840 ले लेता है 1840। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। अगर इतनी सारी बातें अगर आपको याद रखेंगे तो ये प्रॉब्लम ये यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, सारा का सारा प्रॉब्लम यहाँ तक निकल जाएगा। कंक्लूजन समझ में आ गया। अब करते हैं बेटा, मजा आएगा। 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम काइनेटिक एनर्जी मूव्स परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा मूव्स परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड मतलब कौन सा केस हो गया, वेलोसिटी
फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन दे रहे हैं। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, देखो ना, 3 चार्ज पार्टिकल इतना इतना विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब वही वेलोसिटी, मूव्स परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो रेडियस का यहाँ पे फॉर्मूला कितना है सर, 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूला है सर आपके सामने। तो आप किसको लेकर के चलिएगा, क्या इसको लेकर चलिएगा, इसको लेकर चलिएगा? नहीं बेटा, क्वेश्चन में आप देखिए कि क्या गिवन है। सर अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब पता है आपको ये वाला फॉर्मूला लेकर के चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया सर, सेम काइनेटिक एनर्जी बोला ना, तो ये वाला फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा। मतलब क्या लेके चलना पड़ेगा, √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये लेके चलना पड़ेगा। अब चलो बेटा, किसका किसका रेडियस का रेशियो निकालना है, देखिए कैसे किया जाता है। रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, उसके बाद रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझ में आ गया बेटा? इस तरीके से जो रेशियो लेकर के चलते हैं, RP, RD और R अल्फा, ठीक है। अब देखिए बेटा, 2 तो कांस्टेंट है, हटा दीजिए। मास आएगा सर, मास आएगा, मास आएगा। काइनेटिक एनर्जी कोई दिक्कत नहीं है सर, हटा सकते हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी बोला, मतलब ये कटा, ये कटा। अब देखो तो बेटा, क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बोला है, 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम काइनेटिक एनर्जी मूव्स टू अ परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक ही मैग्नेटिक फील्ड में सबको भेजे हैं, मतलब सर बी को भी काट दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा ना, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन को भी भेज रहे हैं, ड्यूट्रॉन को भी भेज रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को भी भेज रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी सेम करके 2 कट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कट जाएगा, बी कट जाएगा। देखिए ऐसे आएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज टू मास ऑफ ड्यूट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, √, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। बस खत्म, यही करना था। इसी तरीका से आंसर देगा 1:1, 1:1, 1:√2:1। देख लो करते हैं बेटा। मास ऑफ प्रोटॉन इसको रख लेते हैं बेटा √m, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इसको रख देते हैं चार्ज q। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मास होता है बेटा 2m और चार्ज वही होता है सर। उसके बाद अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल होता है बेटा 4m मास और चार्ज कितना होता है 2q। अगर आप देख पा रहे होंगे तो √m_q कट गया, तो ये हो गया 1, ये हो गया √2, और आप इसको देखिएगा बेटा तो 4 का बाहर आ जाएगा 2, स्क्वायर रूट 4 का मतलब 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब सर यहाँ भी हो गया 1। मतलब इसका राइट आंसर है 1:√2:1। इसका राइट आंसर है 1:√2:1। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अब यहाँ पे सेम काइनेटिक एनर्जी बोला था बेटा, ध्यान रखिएगा। अगर वो सेम मोमेंटम बोल देता तो, अगर सेम, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो चुका है, आगे बढ़े सर। अगर ये आंसर हो चुका है बेटा तो आगे बढ़ते हैं। अगर वो बोल देता कि सेम मोमेंटम, अगर आपको सेम मोमेंटम बोल देता तो सर, अगर मोमेंटम सेम बोल देता तो R प्रोटॉन इज टू R ड्यूट्रॉन इज टू R अल्फा पार्टिकल। सेम मोमेंटम बोला ना बेटा, मतलब P डिवाइडेड बाई Q इंटू B। मोमेंटम तो सेम रह गया और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रह गया, तो सिर्फ क्या बच जाता बेटा, 1 चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 1 चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, 1 चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब 1/Q, और ये कितना हो जाता है सर, 1/2Q। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग ये सब लगाइएगा, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई, ये तो आंसर ये हो जाता 1:1:1/2, लेकिन जनरली ऐसे आंसर नहीं देता। 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसी को कैसे लिखा जा सकता है, 2:2:1। सर समझ में आ गया बात को? ये अगर सेम काइनेटिक एनर्जी के जगह पे अगर आपको बोल देता सेम मोमेंटम, तब देखो तो कहाँ आया था इससे पहले 1:√2:1, और अब क्या रहा बेटा 2:2:1। आगे बात समझ में? यस सर, बात समझ में सर आ गया। अगर यहीं पे अगर आपको बोल देता, लो ना बेटा अभी और कर देते हैं, अगर मोमेंटम के जगह पे अगर यही आपको बोल देता कि सेम वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी सेम दे देता तो सर ये वाला फार्मूला लगाते, mv डिवाइडेड बाई QB। अब सुनिए सर,
सेम वेलोसिटी बोल दिया ना, तो v को काट दीजिए और b को काट दीजिए, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ प्रोटॉन m डिवाइडेड बाय चार्ज q, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मास होता है 2m, चार्ज सेम होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m डिवाइडेड बाय चार्ज 2q। देखो तो बेटा m बाई q खत्म, 1:2 क्या हो गया बेटा, ये 2 बार में कट गया, 1:2:2। देखे ना कैसे कैसे आंसर आ रहा है। एक में आंसर आ गया 1:√2:1। ये कब आया बेटा, जब सेम काइनेटिक एनर्जी था, याद आ रहा ना, सेम काइनेटिक एनर्जी था। 2:2:1 ये कब आया था बेटा, जब सेम आपका मोमेंटम था, सेम आपका मोमेंटम था, सेम आपका मोमेंटम था। और क्या आ गया बेटा 1:2:2 ये क्या आ गया बेटा, जब आपका सेम वेलोसिटी था। हमको लगता है यहां से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि सर मीनिंग क्या है। यस सर, रिपीट नहीं करते बेटा, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए हटा इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समझने वाली चीज है, बड़ा अच्छा इक्वेशंस वगैरह भी, सॉरी इक्वेशन बोल रहे हैं, सब कॉन्सेप्ट आएगा। अ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, भैया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, 4 पार्टिकल को भेजा। इंटर्स अ रीजन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सबको एक ही कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में भेज दिया विद इक्वल वेलोसिटी। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल वेलोसिटी, अगर जरूरत पड़ा तो हम किसका हेल्प लेंगे बेटा, mv डिवाइडेड बाई qb का हम लोग हेल्प लेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द ट्रैक, ये क्या पूछना चाह रहा है कि ABCD में कौन क्या है, ये बस बताइए। ठीक है बेटा, एक बार क्वेश्चन हम समझाते हैं। चलिए सी, सबसे पहले फोकस करो बेटा सी को। हम सी पक्की बात है कि न्यूट्रॉन होगा, सी पक्की बात है न्यूट्रॉन होगा। सर इतना जल्दी आप कैसे ट्रैक किए? अरे इसलिए ट्रैक कर लिए कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में अगर डाल रहा है, लेकिन क्या वो अपने पाथ से डिविएट कर रहा, पाथ से डिविएट नहीं कर रहा, इट मीन्स दैट उस पर फोर्स क्या लग रहा होगा, 0। और फोर्स कब कब 0 हो सकता है, या तो चार्ज 0 हो, या तो वेलोसिटी 0 हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। सर वेलोसिटी तो 0 नहीं है, इक्वल वेलोसिटी बोल रहा है। सर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 नहीं है, ऑलरेडी क्रॉस दिख रहा। तो क्या एक ही कंडीशन है बेटा कि चार्ज आपका 0 हो जाए, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल होगा सी। क्यों? क्योंकि वो पाथ से डिविएट नहीं किया है। सी तो बात समझ में आ गया बेटा? यस सर, सी। अब सुनो बेटा, डायरेक्शन कुछ देखते हैं। वेलोसिटी सबको ऊपर फेंका गया, सबको ऊपर फेंका गया बेटा, सबको ऊपर फेंका गया। इसने ये रास्ता पकड़ लिया, इसने ये रास्ता पकड़ लिया, इसने ये रास्ता पकड़ लिया। बात समझ में आ रहा? यहां से चारों को छोड़ा गया है बेटा, यहां से चारों को छोड़े और कुछ 2 इधर भाग गया, कुछ इधर भाग गया, कुछ सीधे निकल गया। तो 1 मिनट देखते हैं बेटा। वेलोसिटी इधर और क्रॉस का फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया इधर। मतलब सर ए और बी, ए एंड बी, ये तय बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। कैसे सर? अरे आप देखिए ना, V ऊपर और क्रॉस का फील्ड में भेज के अंगूठा कहां चला गया बेटा, इधर। मतलब इस पे फोर्स, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर आ रहा, इस साइड आ रहा, मतलब A और B पॉजिटिव होगा। और D कंफर्म बात है कि क्या होगा बेटा, निगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि सर V ऐसे, B ऐसे, फोर्स तो इधर लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो फोर्स इधर रहेगा, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो फोर्स उसके उल्टा डायरेक्शन में होगा। इट मींस दैट D क्या हो गया बेटा, आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गया। क्यों? क्योंकि सर इधर जो डायरेक्शन होगा बेटा, इधर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो पॉजिटिव के लिए। साफ दिख गया बेटा? यस सर। मतलब D क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। अगर आपको दिख रहा होगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा, ये तो 0 चार्ज हो गया बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज। मतलब यहां से हम सी को तो न्यूट्रॉन बोल दिए क्योंकि इसका चार्ज 0 है और इसमें सिर्फ एक ही निगेटिव है और वो है डी। इट मींस दैट डी कुछ नहीं होगा बेटा, डी होगा आपका इलेक्ट्रॉन। डी आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव तो सर 2 हो गया,
पॉजिटिव ए और बी पॉजिटिव चार्ज या तो प्रोटॉन हो सकता है या तो क्या हो सकता है और अल्फा पार्टिकल हो सकता है। अब कौन क्या है ये कैसे पता चलेगा, अभी देखते हैं सर, अभी देखते हैं। रेडियस प्रोटॉन का अगर निकालेंगे तो देखो बेटा, सेम वेलोसिटी काट दो, मैग्नेटिक फील्ड काट दो, m डिवाइडेड बाई q मतलब एक का आ गया बेटा। और अल्फा पार्टिकल अगर करते हैं, अल्फा पार्टिकल के लिए मास कितना हो गया 4m और चार्ज कितना हो गया 2q, मतलब अगर इसको काटेंगे तो ये 2 में आ गया बेटा। इट मीन्स दैट आपको दिख रहा होगा कि रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। ये साफ दिख रहा है ना बेटा, इसका रेशियो कितना आ गया 1, इसका कितना आ गया 2। इट मीन्स दैट रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल सर कुछ नहीं है, ज्यादा है, 2 है। अगर 2 है बेटा तो ये बड़ा रेडियस बनाएगा। अब आप ही सोचो ए और बी में ज्यादा बड़ा रेडियस कौन बनाएगा सर, ऑब्वियसली बात है बी बनाएगा। इट मीन्स दैट ये फाइनल हो गया कि सर बी कौन सा हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया। बी कौन सा हो गया बेटा, अल्फा पार्टिकल हो गया। और आपका ए क्यों हो गया, क्या हो गया बेटा, प्रोटॉन हो गया। सर कैसे पता चला, बिकॉज रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। कहीं कोई दिक्कत किसी भी तरह का नहीं सर। चलिए खत्म करते हैं इसको भी। अब आइए बेटा, आप इस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन को खुद से आप ट्राई करिए। शिट मैन, चलिए हम कर लेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और कराएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, 2 क्वेश्चन और है, 2 मोर क्वेश्चन पहले लिख दिए बेटा, 2 मोर क्वेश्चन। चलिए अब ये वाले डॉट वाला बेटा आप ट्राई करिए। तो जब इक्वल मोमेंटम हो जाता है तो इक्वल मोमेंटम वाला आप ट्राई करिए, इक्वल मोमेंटम वाला आप ट्राई करिए। हम थोड़ा सा मार्कर देख लेते हैं। आइए देखो बेटा, अब देखो इक्वल मोमेंटम अगर आ जाता, सेम क्वेश्चन है लेकिन देखो बेटा, इसको वर्टिकली कर दिया, अब ऐसे करके चारों को फेंक रहा है, चारों को ऐसे फेंक रहा, 2 तो ऐसे भाग जा रहा, 2 ऐसे भाग जा रहा और 3 ऐसे, 3 नंबर इस तरह से भाग रहा। तो सर यहाँ तो 5 पार्टिकल होगा। एक इसमें है बेटा न्यूट्रॉन के बाद एक है प्रोटॉन। यहाँ पे रेड से करें, रेड से कुछ करते हैं बेटा, मेरे बच्चियाँ लेके भाग गई मारकर। एक हो गया बेटा न्यूट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया इलेक्ट्रॉन, एक हो गया अल्फा पार्टिकल और एक हो गया अननोन पार्टिकल। नहीं पता है क्या है अननोन पार्टिकल, इस तरह से दिया हुआ था। सबको फेंके बेटा इस साइड, सबको फेंके इस साइड, इक्वल मोमेंटम से। सर अगर कभी जरूरत पड़ा तो हम इसका हेल्प लेंगे, P डिवाइडेड बाई QB। क्यों? क्योंकि आपने मोमेंटम सेम बोला है सर। आप क्या बोले, सेम मोमेंटम। ठीक है सर, आ जा बेटा। 3 नंबर तो तय बात हो गया सर, इसके बारे में तो सोचिए ही मत। 3 नंबर क्या हो गया बेटा, न्यूट्रॉन। इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया, पाथ से डिविएट ही नहीं किया। अब देखेंगे कि पॉजिटिव कौन हुआ, निगेटिव कौन हुआ। एक ही तरीका है बेटा पॉजिटिव निगेटिव का। फोर्स का डायरेक्शन आप देख लीजिए, कहां जा रहा है बेटा वेलोसिटी। सर सबको फेंके हैं इधर, सबको फेंके हैं इधर। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है सर, डॉट का है, मतलब कर्ल फिंगर किधर करना है, आपके तरफ। ये देखो बेटा, सबको फेंके इधर और ये देखो डॉट के तरफ, डॉट के तरफ। मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा सब नीचे चला जाएगा। सबको ऐसे फेंके डॉट के तरफ, मतलब नीचे डिविएट हो जाएगा। मतलब सर यहीं से क्लियर हो गया 4 और 5, 4 और 5 ये क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। और इसके उल्टा आपको समझ में आ गया होगा 1 और 2 ये क्या हो जाएगा सर, निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो, अब यहां से कुछ बातें हमको पता लग गई कि 1 और 2 में 2 ही आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है और एक अननोन आ जाएगा, या 1 और 2 में कोई ना कोई आपका क्या आ जाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 1 और 2 क्योंकि आपको ऑप्शन मैच करना था, वो ऐसे करके देता कि आपको अननोन का ज़्यादा हेडेक ही नहीं होता। या तो आप बोल सकते हैं कि 1 वाला इलेक्ट्रॉन होगा या 2 वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ये बात तो तय हो गया।
3 नंबर तो न्यूट्रॉन होगा, और 4 और 5 क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में तो सर प्रोटॉन भी हो गया और अल्फा पार्टिकल भी हो गया। देख लेते बेटा रेडियस किसका ज़्यादा होगा। सर रेडियस ऑफ प्रोटॉन का अगर बात करिएगा तो 1/q। क्यों सर, अरे मोमेंटम कट गया, मैग्नेटिक फील्ड कट गया, 1/q। और अगर रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल देखिएगा तो 1/2q। रेडियस ऑफ प्रोटॉन 1/q, तो अल्फा पार्टिकल का कितना हो गया बेटा, 1/2q। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो ना बेटा, ये 1/2 मतलब 0.5 हो गया और ये 1 हो गया। इट मीन्स दैट रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बताइए तो किसका रेडियस ज़्यादा है। सर ये 4 वाला का रेडियस ज़्यादा है। देखो ना बेटा 4 वाले का रेडियस ज़्यादा है। इट मीन्स दैट ये जो 4 है सर, ये वाला 4 कौन हो गया बेटा, प्रोटॉन हो गया। और ये 5 नंबर कौन सा हो गया सर, ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल। बस इतना ही आपको जानना था। 3 नंबर हो गया बेटा न्यूट्रॉन, 3 नंबर हो गया आपका न्यूट्रॉन, 4 नंबर क्या हो गया बेटा, प्रोटॉन, 4 नंबर हो गया प्रोटॉन, 5 नंबर हो गया अल्फा पार्टिकल, और 1 और 2 में से कोई एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। देखो बेटा आपका 4 ऑप्शन पकड़ना था, आप आराम से पकड़ लोगे, आपको अननोन का हेडेक ही नहीं लेना होगा। वो अननोन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर ऑप्शन 7-8 होता ना, ABCDEF, तब आप बोल भी सकते थे कि सर अननोन को कैसे ट्रैक करेंगे। देखो न्यूट्रॉन तो 3 सब में होगा, 4 और 5 में कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, और 1 और 2 में कहीं ना कहीं फिर आपको एग्जैक्ट आप आंसर पे पहुंच जाइएगा। ये सब में रहेगा। ये 4 और 5 से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिएगा, और जब 1, 2 का इलेक्ट्रॉन के बारे में आएगा तो आप एक ऑप्शन पे पहुंच जाइएगा। अननोन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, क्योंकि उसके पास लिमिटेड है ना, 4 ही ऑप्शन होगा। वो 4 ऑप्शन में आप आराम से लगा दीजिएगा, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे भी कर दो ना, न्यूट्रॉन और 1 या 2 में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, 2 ऑप्शन आपका कट कर जाएगा और एक ऑप्शन में एग्जैक्ट आपका राइट आंसर होगा। सर बात समझ में आ गया है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। What is the ratio of radii of path when an electron and protons enter a right angle to a uniform magnetic field with same velocity, momentum and kinetic energy? आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छी बात क्या है सर कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक आपका प्रोटॉन है, बस यही है। तो अभी कर लेते हैं बेटा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन। अच्छा 2 रहता है तो आप आराम से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। 3 वाले में ये मजबूरी हो जाता है, 3 वाले में ये मजबूरी हो जाता है। ठीक है सर, तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन। देख बेटा इक्वल वेलोसिटी से फेंकेंगे, इक्वल वेलोसिटी से फेंकेंगे मतलब ये फार्मूला ले लेते हैं। इक्वल वेलोसिटी से मतलब v सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम। देखो ना कहीं लिखा होगा इन टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को भेज रहे हैं उसी में। मतलब ये क्या हो जाएगा, मास सिर्फ क्या बचेगा, रेडियस में क्या बचेगा, एक मास बचेगा और नीचे क्या बचेगा बेटा, चार्ज बचेगा। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रेडियस ऑफ प्रोटॉन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से देखो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो कट ही जाएगा, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या लेते हैं, क्यू लेते हैं। लेकिन मास में सर रेशियो आ जाएगा me डिवाइडेड बाई mp, और अगर me ये रखिएगा तो इसको 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। me कट जाएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1:1836। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। आ जाओ बेटा सेकंड वाला, विद इक्वल मोमेंटम, विद इक्वल मोमेंटम। अगर मोमेंटम अगर आप सेम कर दीजिएगा तो रेडियस ऑफ अल्फा, मोमेंटम सेम करना है तो मोमेंटम तो सेम हो गया, बी भी सेम हो गया, मतलब 1 डिवाइडेड बाई क्यू ई, और इसमें क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्यू पी। अरे मोमेंटम सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो सिर्फ चार्ज ही बचा ना, और चार्ज का रेशियो क्या होता है 1:1। बात खत्म। सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर सेम काइनेटिक एनर्जी करिएगा तो देखिए सर क्या होगा, रेडियस
आर ई डिवाइडेड बाई आर पी। कौन लेके चलना पड़ेगा सर, ये वाला लेके चलना पड़ेगा। सेम काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सेम हो गया, मतलब सर क्या हो गया, रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन के लिए क्या करेंगे, रूट ओवर मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बेटा, ये चार्ज तो दोनों कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, रूट एम ई डिवाइडेड बाई रूट 1836 या 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट भी जाएगा, तो इसका आंसर ये आएगा बेटा 1/1836 स्क्वायर रूट के साथ आएगा, ये बिना स्क्वायर रूट का आएगा, और ये क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट का। सर इस टाइप का क्वेश्चन हम आराम से अब कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, अगर हो जाएगा, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे टाइम पीरियड पे। अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा आगे किस पे, टाइम पीरियड वाले प्रॉब्लम पे। कहाँ है सर, आपके सामने है बेटा। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल v। पहली बार आपको ये देखने को मिलेगा, और ये क्या पूछ रहा, मूव्स परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब टाइम पीरियड आपका ये वाला हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। देखो बेटा ध्यान से, ये बोला है कि 3 चार्ज पार्टिकल है, कौन कौन सा है सर, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, और इसको एक्सेलरेट किया जा रहा सेम पोटेंशियल v पे, मूव्स परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब टाइम पीरियड पूछना चाह रहा है बेटा, रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। अब आप ही बताइए बेटा, टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला एकदम फिक्स होता है, आप पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखिए उसमें, या काइनेटिक एनर्जी सेम रखिए, क्योंकि ये तो देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आया बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस आया एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया सर, वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी से ही अगर ये इंडिपेंडेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी से भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से भी ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब सर इसमें कोई आप हेडेक मत लीजिए, इसमें आप क्या कर दीजिए, टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, टाइम पीरियड ऑफ ड्यूट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 पाई का तो कोई हेडेक नहीं लेना है। उसके बाद बी, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में फेंका होगा, 3 चार्ज पार्टिकल पर इतना आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, मूव्स परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का भी हेडेक खत्म, ये भी खत्म, मतलब आप लिखिए मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई m बाई क्यू, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन m चार्ज q, मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2m डिवाइडेड बाई चार्ज q, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सर 4m, चार्ज कितना हो गया 2q। अब काट के देख लीजिए, 1:2:2, बात खत्म। 1:2:2 हो गया बेटा, ठीक है, 1:2:2 हो गया। ये किसका निकला बेटा, ये सर टाइम पीरियड निकल गया किसका, ये जब चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को भेजे हैं तब। लेकिन हम अपने मन से एक क्वेश्चन करा देते हैं बेटा, क्या अगर सेम पोटेंशियल में फेंकता, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहां से हमेशा 1-2 क्वेश्चन और लेते जाते हैं। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अभी चूंकि हमको सेम पोटेंशियल फर्स्ट टाइम मिला था, तो इसीलिए हम आ जाते हैं सेम पोटेंशियल फर्स्ट टाइम में। तो रेडियस, अब इस फार्मूला को यूज करेंगे। अगर रेडियस की बात करेंगे तब यहां पे एक और क्वेश्चन हम ऐड कर दीजिए कि रेशियो ऑफ टाइम पीरियड एंड रेडियस दोनों का निकाल रहे हैं। टाइम पीरियड का रेडियस भी निकाल रहे हैं बेटा, टाइम पीरियड का भी रेशियो निकाल रहे हैं और रेडियस का भी रेशियो निकाल रहे हैं। लेकिन कब, जब सेम पोटेंशियल v हो गया, तब सेम पोटेंशियल v हो जाएगा बेटा, ये वाला कटा, ये वाला कट, अच्छा ये गंदा टाइप का आ जाएगा रिजल्ट, ये थोड़ा गंदा टाइप का रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में स्क्वायर रूट है और नीचे में क्यू है, ये वाला से ज़्यादा अच्छा होगा बेटा। देखो सेम ही बात है, लेकिन सर स्क्वायर रूट क्यू भी है और नीचे में पूरा क्यू है। ऑब्वियसली बात है कि नीचे में क्या होना चाहिए, नीचे में क्या जाएगा स्क्वायर रूट और ऊपर में क्या जाएगा मास, मतलब सर ऐसे आ जाएगा। ये इसको लो ना बेटा, समझ में आ गया ना? क्यों? ये दोनों सेम है, लेकिन स्क्वायर रूट क्यू है और नीचे पूरा क्यू है, तो नीचे क्या आ गया स्क्वायर रूट
रूट, और मास का स्क्वायर रूट तो है ही, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्या हो गया फिर बेटा बोलना, मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। फिर क्या आ गया बेटा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब जल्दी करो, मास m ये q, ड्यूट्रॉन का 2m ये हो गया q, ये हो गया सर 4m डिवाइडेड बाई 2q। सर ये तो देखिए ना, ये तो ऐसे ही कट जाता है, क्या हो गया 2q कर रहे m बाई क्यू खत्म 1, ये क्या हो गया m बाई क्यू खत्म, कितना हो गया बेटा √2, और ये क्या हो गया m बाई क्यू खत्म, और ये हो गया 2, मतलब क्या हो गया 1:√2:√2, 1√2√2 आ गया बेटा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेना बेटा, एक और छोटा सा क्वेश्चन है प्रोटो, 1 मिनट, 55 मिनट है। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे अभी छूट रहे हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे अभी छूट रहे हैं। हो गया, हटा इसको, यस सर हटा दीजिए। चलिए अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम स्पीड, मतलब सर वेलोसिटी क्या हो गया आपका, सेम हो गया, स्पीड मतलब क्या हो गया आपका, सेम हो गया। मतलब हम जो फार्मूला लेकर के चलेंगे R बराबर mv/qb। अभी देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। A proton and alpha particle enters a uniform magnetic field with same speed. If proton takes 20 microsecond to make 5 revolution per second, देखना बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन क्या कर रहा है बेटा 20 माइक्रोसेकेंड, कितना रिवोल्यूशन के लिए बेटा 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 20 माइक्रोसेकेंड ले रहा 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड में। ऑब्वियसली बात है बेटा 4 माइक्रोसेकेंड लेगा 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड में, 20 माइक्रोसेकेंड 20 ले रहा 5 चक्कर में, तो एक चक्कर में कितना लेगा 4। इट मींस दैट अगर आप देखिए टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सर 4 माइक्रोसेकेंड। ये तो निकाल लिया आराम से। अब क्या पूछ रहा है, अच्छा ये पूछ रहा है देन द पीरियोडिक टाइम, यही वही टाइम पीरियड फॉर द अल्फा, अल्फा ने कितना टाइम लिया होगा, मतलब टाइम पीरियड का रेशियो आएंगे बेटा। टाइम पीरियड रेशियो में तो कोई हेडेक ही नहीं है सर। अगर आप देखना चाहते हैं टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, तो सुनिए सर 2 पाई तो कट जाएगा बेटा, b भी कट जाएगा, m/q का रेशियो है, मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा बेटा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो बेटा मास, ये कैसे हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ऊपर कर दो बेटा चार्ज ऑफ अल्फा, डिवाइडेड बाई क्या कर दो बेटा, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया बेटा यहाँ पे, एक मिनट जस्ट थोड़ा सा, बस हो गया। हाँ क्या कर दिया, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था रेगुलर में, मास ऑफ अल्फा, अब ऊपर क्या चला जाएगा बेटा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसको सॉल्व कर ले बेटा आराम से। अब इसको सर आप सॉल्व कर लीजिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब 4m, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन मतलब q, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब 2q, और मास ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या हो गया आपका m। अगर सब कुछ देखिएगा बेटा तो m से m कटा, q से q कटा, 2 से 4 कटा 2, मतलब सर ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ पीरियड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2। 4mq 2qm काटिएगा तो 2 आएगा, मीन्स टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नन अदर देन टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, और टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन आपका कितना निकल गया बेटा 4 माइक्रोसेकेंड, मतलब आंसर कितना आ गया 8 माइक्रोसेकेंड। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 8 माइक्रोसेकेंड, 8 माइक्रोसेकेंड इसका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, हाँ इजिली विजिबल है, 8 माइक्रोसेकेंड आ गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब एक बात बताओ बेटा यहाँ पे,
हो गया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन बचा लिए बेटा एक, अगर कभी गलती से ये पूछ देता या जानबूझ के ही पूछता, इफ प्रोटॉन इंटर्स विथ डबल इट्स वेलोसिटी देन टाइम पीरियड, मतलब अगर किसी का बोल देगा कि वेलोसिटी डबल है, ट्रिपल है, हाफ है, तो टाइम पीरियड क्या होगा। यहाँ पे तो पूछा कि सर 20 माइक्रोसेकंड ये लग रहा। कभी वेलोसिटी के बारे में अगर डबल वगैरह दे देता तो ध्यान रखना बेटा, टाइम पीरियड हमेशा वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो टाइम पीरियड के क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी आ रहा, वेलोसिटी डबल हाफ का कोई इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा वो अननेसेसरी बेकार का इंफॉर्मेशन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि टाइम पीरियड में वेलोसिटी का कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। हमने एक क्वेश्चन यहां से बचा लिया, सब कुछ सेम रहता लेकिन बोल देता कि प्रोटॉन क्या कर रहा, डबल स्पीड से भाग रहा। तो सर डबल से भागे, हाफ से भागे, क्या मतलब है। जब टाइम पीरियड का इक्वेशन में वेलोसिटी है ही नहीं तो आपको उसका हेडेक नहीं लेना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि टाइम पीरियड और आपका वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे का कोई काम में नहीं आता है बेटा। उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा कि टाइम पीरियड वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं है। चलिए, अ बीम ऑफ प्रोटॉन विथ वेलोसिटी, अच्छा हाँ देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स विथ वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितना आ गया, 4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, ये आ गया। इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी बराबर कितना आ गया, 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब थीटा दे रहा 60 डिग्री, टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा समझना पड़ता है, टू द मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इतना इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सर ये एग्जैक्ट बी और वी के बीच का एंगल है, बी और बी के बीच का, हम जो चाहते थे मेरा वही एंगल है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा जब 60 डिग्री दे देगा तब, कि 30 लेना है कि 60 डिग्री लेना है। इसलिए दोबारा क्वेश्चन पढ़िएगा। Beam of protons with a velocity enters a uniform magnetic field at an angle of 60 degree to the magnetic field, मतलब velocity to the magnetic field, मतलब थीटा आपका प्योर वाला आया है 60 डिग्री। फाइंड रेडियस एंड पिच, रेडियस और पिच निकालिए। तो रेडियस का फॉर्मूला याद है बेटा, रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, qb। सर याद तो आप ही बोले थे नहीं रखने के लिए, लो ना बेटा, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो ये जो v cos 60 डिग्री होगा ये इसके साथ क्या देगा बेटा, पिच वाला काम। लेकिन रेडियस क्या होगा, v sin 60 डिग्री, ये और मैग्नेटिक फील्ड। देखो तो बेटा यही आपका रेडियस दे दिया कि नहीं। अभी भी हम बोले कोई याद रखने का जरूरत नहीं है, हम तुरंत डायग्राम ड्रॉ कर लिए, v और बीच के बीच में 60 डिग्री। अगर पिच पूछेगा तो v cos 60 डिग्री का काम करेंगे, अगर रेडियस पूछेगा तो v sin 60 डिग्री को लेकर के हम काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर हटाए बेटा। चलिए अब देखिए, अब कैलकुलेशन है। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास, मास दिया हुआ है बेटा। सर मास क्यों देगा, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का मास कितना हो जाता है 1.67 × 10⁻⁻27। वी तो देगा ना बेटा 4 × 10⁵। उसके बाद sin 60, बड़ा गंदा बेटा, √3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। QB 4 तो पर पता है सर, 1.6 × 10⁻⁻19। बी मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है बेटा, 0.3 टेस्ला। यही आपका रेडियस आ जाएगा किस में बेटा, मीटर में। लेकिन बिना कैलकुलेशन का तो छोड़ेंगे नहीं, मत छोड़िए सर। 1.6 से 1.67 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है काटिए सर। ये 2 से 4 काटिए, 2 बार में काट दीजिए। ठीक है सर, 2 बार में काट दीजिए। ये 3 के जगह पे, ये 3 के जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं बेटा, 1.732, यही होता है ना 1.732। ठीक है सर, यही होता है। आ जाओ बेटा, देखिए तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, अभी हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, 2
इंटू रूट ओवर, अच्छा ये रूट 3 के टर्म में ही दिया है, सॉरी 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 सॉरी, ये रूट 3 के टर्म्स में ही दिया हुआ है, ये रूट 3 के टर्म्स में दिया था, याद आ गया बेटा। तो क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू रूट 3, और 10 का पावर को इक्वेट कर दीजिए बेटा। 10 का पावर को जैसे आप इक्वेट करिएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखो 10 का पावर -27 और ये -19, मतलब ये कितना हो जाएगा सर -8, ये ऊपर जाकर के +19 हो जाएगा, तो 27 में से 19 घटेगा तो 8, ये देखो बेटा ये हो गया, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 6.66 रूट 3 इंटू 10 टू द पावर -8। ये इस टाइप का ही था बेटा रूट 3 के टर्म में। और अगर नहीं रूट 3 के टर्म में करता है तो 1.732 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6.6 को 1.732 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि इतना मल्टीप्लाई मत करना बेटा, मैं इतना मल्टीप्लाई मत करना। 6.66 का आधा कितना होगा 3.33, डेढ़ पे हम मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका और आधा में करना होगा मल्टीप्लाई। ये देख बेटा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, सबको जोड़ दे आंसर इतना ही आएगा। सर कैसे कर दिए? अरे भैया हम 1.75 से मल्टीप्लाई कर दिए। 0.75 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, इसका आधा और उसका आधा और 6.6 3.3 1.6, 6 6 12 12 3 15 के 5, 6 6 12 16 का 6 1 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10 1 11, बात खत्म। यही आंसर आ जाएगा 11.65 इंटू 10 टू द पावर -8। कैलकुलेटर से एक बार देख लोगे बेटा, क्योंकि हमको पता है ना 2 बार में जाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, 2 बार में जाएंगे तो 6 6 12 6 6 12 1 3 6 6 12 13.32, ये तो 2 बार मल्टीप्लाई करते तब आ जाता 13.32, लेकिन 1.75 ही रहना है ना, तो सबसे अच्छा एक बार तो ये मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो गया आधा बार में, ये हो गया 0.7 मतलब 25 में, सबको जोड़ दिए तो आ गया 11.65। देखो तो डबल से कम है कि नहीं, डबल से कम है कि नहीं, समझ में आ गया सर। इस तरह का कैलकुलेशन का प्रैक्टिस आपका भी रहेगा, आपके लिए बड़ा बेहतर होगा बेटा। अब क्या पूछ रहा इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में पिच भी पूछ रहा। अब पिच निकालने में आपको क्या हेडेक है सर, पिच तो आराम से निकालेंगे। पिच कितना हो जाएगा सर, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, v cos थीटा, v का मतलब कितना हो जाएगा बेटा सर, v हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 5, और cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना हो गया 1/2, लेकिन टाइम पीरियड तो परेशान करेगा बेटा 2 पाई m, m का मतलब कितना हो गया 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 डिवाइडेड बाई QB, Q मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और B कितना हो गया 0.3। लो एक और फिर से आ गया मेरे साथ, कराने दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, दिन ठीक चल नहीं रहा। 1.6 1.67 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब सर ये हो गया 4 इंटू पाई, 4 पाई डिवाइडेड बाई कितना हो गया 0.3 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो गया बेटा -8, -8 में से 5 घटेगा मतलब -3, समझ में आ रहा। 19 ये 19 5 24, 24 और 27 -3, मतलब ये हो गया सेकंड, और इसका आंसर इसी वे में था बेटा मिली सेकंड, क्योंकि ये दोनों कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा मिली सेकंड। कितना मिली सेकंड हो जाएगा देख लीजिए, कितना हो गया बेटा 4, ये हो गया 3.14, ये हो गया 3.14 हो गया, तो क्या हो जाएगा 4, क्या बताया बेटा 4 डिवाइडेड बाई 0.3। अब इसको या तो कैलकुलेशन कर लीजिए या तो बोलिए इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। सर कर ही दीजिए जब सब कर रहे हैं आप तो, 3.14 डिवाइडेड बाई 0.30 करना पड़ेगा, तो ये डेसिमल को हटा लीजिए बेटा, ये डेसिमल को हटा लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से इसको करिए बेटा, 3 से जब करेंगे तो 1.05 हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.4 इंटू 0.105, मतलब कहीं ना कहीं सर आपका जो है सही कर रहे हैं ना बेटा, 4 पाई इंटू 0.3, तो 4 इंटू 3.14, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं, एक्चुअली टाइम भी हो चुका है। 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 0.3, यही है ना 0.3, और इसको क्या कर लेंगे बेटा, ये 0 कर लेंगे, ये 0 कर लेंगे, तो यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म। अगर आपको दिख रहा होगा तो 30 और
314, मतलब ये कहीं ना कहीं 10 बार में तो 300 हो जाता, 11 बार में मतलब 10.5 के आसपास हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 10.5 मतलब 10 चौके 40 और 40 और 2 मतलब 42 माइक्रो सेकेंड के आसपास लगेगा इसका आंसर। आंसर क्या हो गया बेटा? 42 माइक्रो सेकेंड के आसपास इसका टाइम लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन और था बेटा जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उसको आज ही करा दे, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है बेटा, उसको भी करा देते तो इस लेक्चर के लिए ज़्यादा अच्छा होता। करा ही देते हैं बेटा, ये आइए करा देते हैं। बेकार अभी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देना पड़ता है। देखो बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन। अ चार्ज पार्टिकल क्यू और एम, एनर्जी लेवल लेके आ गया बेटा, अभी लेके आ जाओ। चार्ज पार्टिकल क्यू और एम इज मूविंग विथ वी वेक्टर बराबर v1i प्लस v2j इन अ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? b नॉट इंटू आई वेक्टर। अब क्या पूछ रहा है? ट्राइजेक्ट्री बताइए, रेडियस बताइए, टाइम पीरियड बताइए, पिच बताइए। सोचो ऐसा क्वेश्चन आ रहा कि v वेक्टर ये हो गया बेटा और मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। अब सोच करके देखो बेटा, एकदम यही से लॉजिकल समझाएंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। v दोनों डायरेक्शन में है, I में भी है और J में भी है बेटा। ये I में भी है, J में भी है, मतलब सर V1 इधर हो गया और V2 इधर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर है सर? सर मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है। सर आंसर हमको दिखने लगा, आंसर आपको दिखने लगा। सर क्या आंसर दिखा बेटा आपको? अगर सर आप इसका रेडियस पूछिएगा, अगर आप इसका रेडियस पूछिएगा तो मास m, वेलोसिटी कौन सा लेंगे? अगर रेडियस है तो परपेंडिकुलर वाला लेंगे बेटा। देख मैग्नेटिक फील्ड इधर और v2 इधर, मतलब सर v2 डिवाइडेड बाई q इंटू b, बात खत्म। रेडियस तो निकाल गया, क्यों? क्योंकि b और v आपस में परपेंडिकुलर। सर पिच भी निकालना मेरे लिए बड़ा आसान है। पिच ये v1 देगा बेटा, v1 पिच देगा, और टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया बेटा? 2πm डिवाइडेड बाई q इंटू बी। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेडियस भी हो गया, पिच भी हो गया, रेडियस भी हो गया, पिच भी हो गया। अच्छा टाइम पीरियड तो यही हो गया 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। v1 और v2 से तो इसको कोई लेना ही देना नहीं है, तो इसका तो सर हेडेक ही खत्म कर दीजिए। तो सर ये हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया रेडियस, ये हो गया पिच। लेकिन सर वो जो सर्कुलर मोशन करेगा, जिस रेडियस निकालेंगे, वो कैसे रेडियस में, किस प्लेन में करेगा, अभी बता देते हैं बेटा। वेलोसिटी कहाँ है बेटा? वेलोसिटी ऊपर है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड इधर है। देखो तो बेटा, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। इट मीन्स दैट ये अंदर की तरफ जा रहा कि नहीं? सर ये अंदर की तरफ जा रहा, मतलब फोर्स लग रहा अंदर की तरफ, मतलब जो आपका सर्कुलर मोशन होगा वो इसी वे में होगा। किस प्लेन में होगा सर? अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो किस प्लेन में हो गया? YZ प्लेन में। समझ में आया कैसे किए? फिर से बोल रहा है, ये वेलोसिटी था, मैग्नेटिक फील्ड इधर घुमा है, किधर गया बेटा? फोर्स अंदर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ मतलब सेंटर भी अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ आपका सेंटर मिल गया। तो वहां से अगर ऐसे करके घुमाएंगे तो देखो तो बेटा, यही वाला घूम अंदर है ना बेटा, अंदर है तो अंदर से ऐसे करके सर्किल आया, अंदर से ऐसे आया, y को काटा और z को काटा, YZ प्लेन। लेकिन ये वाला क्या हो रहा है? वेलोसिटी उसको आगे बढ़ा दे रहा है। लीजिए लीजिए लीजिए, लेकिन देखो तो बेटा ये YZ प्लेन में ही सर्किल आ रहा कि नहीं? यस सर, लेकिन ये आगे बढ़ाता जा रहा है। सर एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन का वेराइटी और है बेटा, एक क्वेश्चन का वेराइटी और है जो कि मेरे से मिट गया था, लेकिन उसको भी हम तुरंत कर देते हैं। उसमें क्या था बेटा? लिखिए v वेक्टर बराबर 8i प्लस 6j। v वेक्टर बराबर क्या हो गया? 8i प्लस 6j। और b वेक्टर बराबर कितना हो गया सर? सर b वेक्टर 5j। v वेक्टर बराबर हो गया 5j। अब आप ही बताओ बेटा, सेम वही क्वेश्चन है। रेडियस कितना हो जाएगा? सर रेडियस हो जाएगा मास, और वेलोसिटी कौन सा लेंगे? अब थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो बेटा कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन बनाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर समझ में आ गया क्यों? चूंकि I और J हो गया ना, तो m इंटू 8 डिवाइडेड बाई चार्ज इंटू b, बात खत्म। रेडियस तो हो गया। सर पिच क्या होगा? पिच में जो वेलोसिटी आएगा सर ये लेगा। देखो तो बेटा ये क्या हो गया? देखो तो बेटा पैरेलल हो गया कि नहीं? मतलब ये क्या करेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन बनाएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब पिच वाला बनाएगा। पिच वाला कितना हो जाएगा बेटा? 6
वेलोसिटी हो गया और टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू भी। सर टाइम पीरियड को तो कोई लेना ही देना नहीं है वेलोसिटी से। ये पिच हो गया बेटा, ये आपका टाइम पीरियड हो गया और ये आपका रेडियस हो गया, ये हो गया आपका रेडियस। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन में एक और अच्छा क्वेश्चन होता है बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। अब अगर यही सेम क्वेश्चन में अगर इस तरह से पूछ देते हैं v वेक्टर बराबर 8i प्लस 6j और b वेक्टर बराबर 5k, अगर यहाँ पे बोल देंगे कि आप रेडियस निकालिए, तो अगर आप यहाँ पे रेडियस निकालिए तो सर जब हम देखें इसको, जब पूरा सिनारियो ऑब्जर्व किए तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाएगा और सर ये जे और के सर ये भी परपेंडिकुलर, मतलब ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाएगा। मतलब कहने का सेंस आपका ये है सर 8 आपका इधर है और 6 आपका इधर है, तो पता है बेटा 6 और 8 ये दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाएगा, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के के साथ। तो क्या 6 और 8 दोनों कैसे बना पाएगा? तो सबसे पहले आप 6 और 8 का रिजल्टेंट ले लीजिए। 6 और 8 का आप क्या ले लीजिए बेटा, क्योंकि यहाँ पे ट्राइजेक्ट्री भी पूछता है, तो इससे पहले भी ट्राइजेक्ट्री क्या हो गया था, तो बेटा हेलिकल। इसमें भी क्या हो गया, हेलिकल। क्यों हेलिकल हो गया? क्योंकि पिच आपका आ रहा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका पिच आएगा ही नहीं, क्योंकि क्या के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है? नहीं है सर। अगर के वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है तो पिच कभी बनाएगा ही नहीं, और पिच का आंसर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन सर रेडियस कितना होगा? अब इधर 6 इधर 8, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाता है, 10, और यही 10 और ये वाला 5 मिल करके आपका क्या बना देगा बेटा, यही 10 और आपका ये 5, यही मिल करके आपका क्या बना देगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब m इंटू 10 डिवाइडेड बाई q इंटू b का वैल्यू कितना हो गया, 5। और 1 मिनट बेटा, इस वाले क्वेश्चन में भी b का वैल्यू 5 दिया हुआ था, आप यहाँ पे 5 पुट कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी कितना लेकर के आ जाओ बेटा, 5। समझ में आ गया? ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये, लेकिन ये लाजवाब क्वेश्चन था। इसमें आपका बड़ा मजा आ जाएगा कि सर ये भी यूसीएम बनाएगा, ये भी यूसीएम बनाएगा, तो कैसा यूसीएम बनेगा बेटा? 6 और 8 का रिजल्टेंट 10, यही 10 और ये 5 मैग्नेटिक फील्ड, यही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका कंट्रीब्यूट करेगा। पिच क्या हो जाएगा, 0। क्यों पिच 0 होगा सर? क्योंकि के डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, बिकॉज नो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। के कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी नहीं है बेटा, तो वो पिच कहां से बना पाएगा? समझ में आ गया? बड़ा अच्छे क्वेश्चन कराए बेटा, प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद शुरू करेंगे हम जो लेक्चर, वो होगा डिफ्लेक्शन पे, कि मैग्नेटिक फील्ड उसको पूरा प्रॉपर मिल ही नहीं पा रहा ताकि वो पूरा का पूरा घूम पाए। फिनिश करते बेटा लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच।